सोबिया ने दुपट्टा अच्छी तरह सर और सीने पर जमाया और झुककर जल्दी जल्दी हवेली के सहन में झाड़ू देने लगी। वो जानती थी कि चौधरी मुदस्सर की गलीज निगाहें उसके हिलते हुए जिस्म का बड़ी बारीकी से तवाफ कर रही हैं। ना जाने मर्दों को अपनी बीवी के होते हुए भी चैन क्यों नहीं आता। लड़कियों को ताड़ना तो उनकी फितरत में लिखा है, और अगर पैसा वाफिर हो तो मर्द के अंदर का शैतान ख्वामख्वाह जाग जाता है। सोबिया ने माथे पे गिरी लट को हटाया और रुख मोड़कर झाड़ू देती भी थोड़ा आगे चली गई। चौधरी मुदस्सर की निगाहों की तपिश उसको अभी भी अपनी कमर पर महसूस हो रही थी, जबकि चौधरी मुदस्सर बरामदे में आराम वाली कुर्सी पर बैठा सोबिया का हिलता हुआ सारा जिस्म देखते हुए सोच रहा था कि ये कमबख्त सारा हुस्न गरीबों की लड़कियों में ही क्यों पाया जाता है। अभी 1 साल कबल चौधरी मुदस्सर की शादी हुई थी, लेकिन उसकी बीवी 10 माह बाद ही उसकी हरकतों से नाराज होकर मेके चली गई थी। चौधरी मुदस्सर का बाप चौधरी बशीर इस इलाके का सबसे बड़ा जिम्मेदार और बाअसर बंदा था। अपने वक्त में वो खासा दुश्मनदार होने के साथ साथ एक जालिम और मगरूर इंसान था। उसने अपने इलाके में शायद ही किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना की हो। बात बात पर मुलाजमिन को मारना, उनके घर की खातन को बुरी नज़र से देखना उसके लिए मामूल की बात थी। लेकिन अब वो खासा बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। बीवी के गुजरने के बाद ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में आराम करता रहता या इलाके की किसी बाअसर शख्सियत के यहाँ खुशी गमी में शरीक हो जाता था। ज़मीनों और बागों के सारे मामलात उसने अपने इकलौते बेटे मुदस्सर के हवाले कर रखे थे। ए लड़की, इधर तो आ, चौधरी मुदस्सर ने सोबिया को आवाज़ देकर बुलाया। हाय अल्लाह, वही हो गया जिसका डर था, सोबिया ने धड़कते दिल से सोचा और आकर मुदस्सर के पास खड़ी हो गई। उसकी नज़रें बददस्तूर झुकी हुई थीं। जी छोटे चौधरी जी, आपने बुलाया था? ये झाड़ू तो नीचे रख दो या मेरे सर पर मारना है, मुदस्सर ने सोबिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो उसने जल्दी से झाड़ू ज़मीन पर रख दिया। मुदस्सर अब करीब से खड़ा उसके जिस्म का तवाफ कर रहा था। क्यों करती हो ऐसे काम? तुम्हारे खूबसूरत हाथ कितने मैले हो रहे हैं। मुदस्सर ने सोबिया का हाथ थामकर उसे उलट पुलट कर देखते हुए कहा। तो सोबिया का जिस्म कांपने लगा। पहली बार किसी नामहरम ने उसका हाथ पकड़ा था, वो भी दुनिया जहाँ के आवारा और बिगड़े अमीरजादे ने। कुछ शक नहीं कि सोबिया बहुत खूबसूरत और हसास लड़की थी, लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं था कि कोई भी बिना इजाज़त उसका हाथ थाम ले। जी, वो आज काम वाली खालिदा नहीं आई, उसकी तबीयत खराब थी, वरना ये काम वही करती है, मैं अपनी सफाई पेश करते हुए बोली थी। हाँ हाँ, पता है तुम उष्णा की लाडली हो और सिर्फ हवेली के मुलाजमों से काम करवाती हो। मुदस्सर अपना हाथ मजीद आगे बढ़ाता हुआ बोला। उष्णा चौधरी बशीर की इकलौती बेटी और मुदस्सर की छोटी बहन थी। वो आज हवेली के खास ड्राइवर करीम दाद के साथ घर की ज़रूरी एशिया खरीदने बाजार गई हुई थी। बाजार भी तो 12-15 किलोमीटर दूर था, ऊपर से रास्ता ख़राब और सड़क भी कच्ची, आने जाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। प्लीज़ मुझे छोड़ दें, कोई देख लेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोबिया ने अपना नाजुक हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन मुदस्सर ने छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा था। वो तो सोबिया की झील से प्यास बुझाने का पूरा पूरा मंसूबा बनाए बैठा था। ऐसा मौका उसे फिर कहाँ मिलना था। उष्णा और करीमदाद बाजार गए हुए थे। खालिदा बुखार की वजह से छुट्टी पर थी, और तो और मुदस्सर की अपनी झगड़ालू और शक करने वाली बीवी भी काफ़ी दिनों से नाराज़ होकर मेके जा बैठी थी। अब्बा जी यानी चौधरी बशीर भी अपने ज़ाती मुलाजिम के साथ ज़मीनों की तरफ चहलकदमी करने निकले हुए थे। यकायक सोबिया को एहसास हुआ कि वो बुरी तरह फंस गई है। हवेली में कोई भी नहीं था। सारे मुलाजिम या तो खेतों और बागात में काम करने गए थे और रात की ड्यूटी वाले हवेली की पिछली तरफ बने मुलाजमों के क्वार्टर में सो रहे थे। सोबिया जरा मेरे कंधे तो दबा दो, काफ़ी दर्द कर रहे हैं। चौधरी मुदस्सर ने अचानक से पैंतरा बदला और सोबिया के भागने के रास्ते बंद कर दिए। मरती क्या ना करती, खामोशी से मुदस्सर की कुर्सी के पीछे जा खड़ी हुई और नाजुक उंगलियों के साथ उसके कंधे दबाने लगी। सोबिया को इस काम से शदीद गराहत आ रही थी। किसी नामहरम को छूना उसे इंतहाई बुरा लग रहा था, लेकिन उस वक़्त वो अजीब सूरत हाल में फंस चुकी थी। चौधरी मुदस्सर के कंधे दबाते उसे चंद मिनट ही गुजरे थे कि चौधरी बशीर ने एकदम से सोबिया का हाथ पकड़ा और कहने लगा, तुम्हारे हाथ कंधे दबाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और दबाने के लिए हैं। आओ तुमको वो चीज़ पकड़ाता हूँ जिसको तुम्हारे हाथ आराम से दबा सकें। वो अब खुले कमीनेपन पर उतर आया था। सोबिया उसकी बात का मतलब समझकर शर्म से पानी पानी हो गई। वो नासमझ नहीं थी, 20 साल की नौजवान लड़की थी और अपने गाँव की वाहद लड़की जो साथ वाले कस्बे के हाई स्कूल से मैट्रिक पास थी। वरना यहाँ पर तो अपनी बच्चियों को पढ़ाने का रिवाज ही नहीं था। चलो ना, इधर उधर क्यों कर रही हो? मुदस्सर ने सोबिया को भी तक वहीं खड़ा पाया तो उसे हुक्म देते हुए बोला। सोबिया की रूह फना हो गई। नहीं, प्लीज़, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे घर जाने दो। सोबिया की आवाज़ में बला की लाचारी थी, लेकिन चौधरी मुदस्सर पर ऐसी मिन्नतों और तरलों का असर कम ही होता था, बल्कि उसे तो वही शिकार करना अच्छा लगता था जो कमज़ोर और बेबस हो। अरे आगे वक्त नहीं है हमारे पास, कोई आ जाएगा। मुदस्सर ने ये कहते हुए सोबिया का हाथ थामा और उसे तकरीबन खींचता हुआ एक करीबी कमरे में ले गया। सोबिया का वास्ता ऐसे हालात से पहली बार पड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है और क्या नहीं। बस उसकी खूबसूरत आंखें भीगने लगी थी, दिल लर्ज रहा था, जिस्म ठंडा पड़ता जा रहा था।
चौधरी मुदस्सर ने अपने तजर्बाकार हाथों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। कोई और मौका होता तो वो बहुत इत्मीनान से अपने शिकार से खेलता, लेकिन यहाँ पर मुनासिब जगह नहीं थी। किसी भी वक्त कोई आ सकता था, इसलिए वो जल्दबाजी में था। सोबिया ने उसके हाथ अपनी तनी हुई चट्टानों पर महसूस किए तो वो जान गई कि अब इसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। वो तेजी से बाजी हारती जा रही है। उसका दिमाग काम करना छोड़ रहा था और वो खुद ही बिस्तर पर गिर सी गई। चौधरी मुदस्सर का काम मजीद आसान हो चुका था। उसके लिए सोबिया की खूबसूरती झील के पानियों तक रसाई मजीद आसान बन गई थी। सोबिया बिस्तर पर गिरी बंद आंखों से अपनी बेबसी का तमाशा देख रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अपने इकलौते भाई मुनीब का चेहरा आ गया। खूबसूरत और रोशन चेहरा जो सोबिया को खुश देखने के लिए हर किस्म के हालात में मुस्कुराता रहता था। और एक हादसे में माँ बाप के दुनिया से गुजर जाने के बाद उसका भाई मुनीब ही उसकी कुल कायनात था, जो दिन को लंबा सफर करके यूनिवर्सिटी जाता था। वापसी पर चौधरी मुदस्सर की ज़मीनों और बागात के हिसाब किताब का काम करता था। ये उनका जरिया आमदन भी था और मुनीब तलीम के साथ साथ कारोबारी ऊंच नीच भी समझ रहा था। इस गांव का सबसे होनहार और पढ़ा लिखा होने की वजह से मुनीब को चौधरी मुदस्सर ने खुद ही अपने कारोबार का मुंशी बना रखा था। और मुनीब उसने तो अपनी ज़िंदगी का महवर ही अपनी लाडली और प्यारी बहन सोबिया को बना रखा था। यूं समझ लें कि दोनों भाई एक दूसरे के लिए ही जीते थे। मुनीब का चेहरा आंखों के सामने आते ही सोबिया के बदन ने एक झरझरी सी ली। नहीं, मैं चौधरी मुदस्सर को ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं बेइज्जत होकर अपने भाई का सामना कैसे कर पाऊंगी? उसने आंखें कैसे मिलाऊंगी? मुनीब ने गुमान इतनी आसानी से कैसे टूटने दूं? इन ख्यालात ने सोबिया के लिए बेचैन होते वजूद में एक नई रूह फूंक दी थी। दूसरी तरफ चौधरी मुदस्सर, जो सोबिया की हालत देखकर अपना काम आखिरी मरहले में ले जाने का सोच रहा था, वो नहीं जानता था कि आने वाला लम्हा उसके लिए कैसा साबित होने वाला है। सोबिया ने आंखें खोल कर कहर आलूदा निगाह चौधरी मुदस्सर पर डाली और फिर अपनी दाहिनी टांग इकट्ठी करके पूरी कुव्वत से वहां मार दी जहां पर चौधरी मुदस्सर की आने वाली नस्लें आराम कर रही थीं। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था और ना ही इस दर्द को बर्दाश्त कर सका जो अब अचानक से शुरू हो गया था। सोबिया को भाग निकलने के लिए बस इतना वक्त काफी था। चंद लम्हों में वो हवेली के बैरूनी गेट पर थी, चेहरा दुपट्टे में छुपाए। वो रोती हुई बाहर निकली और तकरीबन भागती हुई अपने घर तक पहुंची थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि देखने वाला क्या सोचेगा, लेकिन उसकी खुशकिस्मती थी सिर्फ एक बंदे के सिवा किसी ने भी उसे हवेली से यूं भाग कर घर जाते नहीं देखा था। और वो था उसका भाई मुनीब, जो आज यूनिवर्सिटी से थोड़ा जल्दी लौट आया था। वो बैग कंधे पर लटकाए गली मुड़कर सामने आया ही था कि उसने सोबिया को यूं बदहवास होकर घर की जानिब भागते देखा। वो हैरत से मुंह फाड़े वहीं खड़ा सोबिया को देखता रहा, यहाँ तक कि वो दरवाज़ा खोल कर घर में दाखिल हो गई। मुनीब को किसी बड़ी गड़बड़ का एहसास होने लगा। एक नया तमाशा शुरू होने वाला था। गैरत और दौलत के दरमियान एक लंबी जंग छिड़ने वाली थी। मोहतरम नाजरीन, इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।